हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत की नदियाँ और झीलों को अच्छे से देखने वाले हैं और इनको मैप पर समझने वाले हैं। सारी नदियाँ और झीलों के प्रश्न यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगे और ये जो है एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। ये एनसीईआरटी बुक का ही पीडीएफ है। यहीं से हम लोग सारे नदियों को अच्छे से देखने वाले हैं। ये सारे प्रश्न जो होंगे ये किसी भी स्टेट एग्ज़ाम, पीसीएस एग्ज़ाम या फिर आईएएस का एग्ज़ाम हो, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग सारे नदियों को एक-एक करके अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। शुरू में हम लोग सिंधु नदी को डिस्कस करने वाले हैं, उसके बाद गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि सारे नदियों को हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी नदियों को आपको अच्छे से देखना है। शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से सिंधु नदी से। सिंधु नदी आपको पता होगा, सिंधु नदी का जो उद्गम होता है ये मानसरोवर झील जो कि चीन में स्थित है और यहाँ से ये निष्कासित होती है। चीन में सिंधु नदी का निष्कासन होता है, यहाँ से मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है। उसके बाद ये भारत में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती हैं और कश्मीर के लद्दाख ज़िले में, लद्दाख ज़िला है यहाँ पर, और यहाँ पर ये भारत में प्रवेश करती हैं और यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर गॉर्ज का भी निर्माण करती हैं। उसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे भारत में प्रवेश करती हैं और फिर यहाँ से पाकिस्तान में चली जाती हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। इसकी कई सारी प्रमुख सहायक नदी भी हैं। इसके प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सा है? तो झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी, ये सभी इसकी सहायक नदी हैं। ब्यास नदी भी है और इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चेनाब नदी। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे चेनाब नदी, ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सारी नदियाँ आकर चेनाब नदी में मिल रही हैं। फिर यहाँ पर चेनाब नदी जो है ये सिंधु नदी में मिल रही है। यहाँ पे सतलज नदी आपको दिख रहा होगा, ये भी चेनाब में जाकर मिल रहा है। उसके बाद और भी सारी नदियाँ चेनाब नदी में ही मिल रही है। झेलम नदी भी यहाँ से चेनाब में ही जाकर मिल रही हैं। सारी नदियाँ चेनाब नदी में मिलती है, फिर चेनाब नदी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो चेनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यहाँ पे एक गोविंद सागर झील भी है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु नदी की अगर लंबाई की बात की जाए तो सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी की लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। कहीं कहीं पे इसकी लंबाई 2880 किलोमीटर भी दी जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। आपको पता होगा कि एक सिंधु समझौता भी हुआ था जो कि 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता, उसमें क्या हुआ था? 1960 में एक सिंधु समझौता हुआ था। उसमें ये बात हुआ था कि पाकिस्तान जो है ये 3 नदियों का जल यूज करेगी, जैसे कि सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम नदी। इन तीनों नदियों का जो पानी होगा वो पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जाएगा, इस पे पाकिस्तान का हक रहेगा और बाकी सतलज, ब्यास और रावी नदी पर भारत का अधिकार रहेगा। ऐसा सिंधु समझौता में ऐसा फैसला किया गया था। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं अगली नदी की। अगला नदी देखते हैं, यहाँ पे गंगा नदी है। गंगा नदी ये भारत की पवित्र नदी है, सबसे इसको मानी जाती है। तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से देखते हैं। गंगा नदी मेनली जो है वो 2 नदियों से मिलकर बना हुआ है और ये 2 जगह से निकलते हैं। एक गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री हिमानी से। उसके बाद दूसरे जगह से निकलती है कौन सी नदी? उत्तराखंड में निकलती है अलकनंदा नदी। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संग मिलने से जो है गंगा नदी का निर्माण होता है। यहाँ पे आप गंगा नदी देख रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नदी है। 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई, 2525 किलोमीटर है। आगे हम आपको एक फिगर दिखा रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है कि देव प्रयाग और भागीरथी यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से देव प्रयाग इधर से है और यहाँ पे भागीरथी नदी है और यहाँ पे अलकनंदा नदी है। भागीरथी नदी और यहाँ पे अलकनंदा नदी है और इन दोनों के मिलने से यहाँ पर गंगा नदी का निर्माण हुआ है देव प्रयाग में। यहाँ पे इस जगह का नाम है देव प्रयाग। क्या कौन सा जगह है? ये देव प्रयाग है और यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और गंगा नदी का निर्माण यहीं पर होता है। यहाँ से आपको गंगा नदी गुजरते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये 2 नदियों का संगम होता है। आगे आते हैं हम लोग यहाँ पे फिगर पर। गंगा नदी की कई सारी सहायक नदी भी हैं, काफ़ी ज़्यादा सहायक नदी हैं। देख लेते हैं इसको, सहायक नदियों को एक बार देख लेते हैं। गंगा नदी
यहाँ से आपने देखा कि गंगा नदी यहाँ से निकल रही थी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। इसकी कई सारी सहायक नदी हैं। कौन कौन सा सहायक नदी है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग? शारदा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी जो कि बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर यमुना नदी, बेतवा नदी, सोन नदी, ये सभी नदियाँ गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इनको आपको ध्यान रखना है। ये सारी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। लास्टली गंगा नदी जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे गंगा नदी मिल जाती है? यहाँ पे बंगाल का खाड़ी है, यहाँ पर जाकर गंगा नदी मिल जाती है बांग्लादेश होते हुए। तो आपको याद रखना है इसको। अगला नदी पे हम लोग आते हैं। अगली नदी पे अगला नदी है कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील से ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम ये भी मानसरोवर झील से होता है। जैसे कि सिंधु नदी का हो रहा था, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और यहाँ पर ये प्रवेश करती है भारत में, बांग्लादेश के पास। बांग्लादेश नहीं, यहाँ पे कहाँ पे प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश के पास यहाँ पे प्रवेश करती है और यहाँ पे जाकर ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी ज़्यादा लंबी है, लेकिन भारत में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका मार्ग जो है वो भारत से बाहर में जाता है, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भारत में प्रवेश करके यू टाइप का एक मोड़ का निर्माण करती हैं। इसके पहले यहाँ पे चीन में इसको सांगपो नदी कहा जाता है और जब ये भारत में प्रवेश करती है तब इसको ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं, जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना है। यहाँ पे एक प्रमुख द्वीप है जिसको कि माजुली द्वीप कहा जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में है। ये आपको याद रखना है। ब्रह्मपुत्र सबसे बड़ा नदी द्वीप का बात किया जाए तो माजुली एक नदी द्वीप है जो कि सबसे बड़ा नदी द्वीप है और ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में है। याद रखना है आपको। इसके बाद हम लोग और छोटी छोटी नदियों के बारे में देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे छोटी छोटी नदियों को देख लेते हैं। यमुना नदी आप देख रहे हैं, यमुना नदी ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है, ये आपको याद रखना है। और प्रयाग में इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती हैं। प्रयाग में इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जाती हैं। कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे यमुना नदी और यहाँ पे ये मिल जाती हैं। कहाँ पे मिलती है? यहाँ पे मिल जाती है। इसका ये है कौन सा जगह? ये प्रयाग है, इलाहाबाद में स्थित है। ये आपको याद रखनी है। और इसकी सहायक नदी चंबल, बेतवा और केन है। यमुना नदी की चंबल, बेतवा और एक केन नदी है, ये यमुना की सहायक नदी है, याद रखना है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शारदा नदी का। शारदा नदी का बात करते हैं। शारदा नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये कुमायूं हिमालय से इसका उद्गम होता है और ये घाघरा नदी के पास इसका, यानी कि घाघरा नदी के पास यहाँ पे मिल जाती हैं। शारदा नदी ये घाघरा नदी में मिल जाती हैं और फिर घाघरा नदी ये कहाँ पे मिलती है? ये गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। शारदा नदी का लंबाई का बात किया जाए तो इसका लंबाई 602 किलोमीटर है। इसका लंबाई कितना है? 602 किलोमीटर है। उसके बाद अगला नदी का बात करते हैं। अगला नदी कौन सा है? अगला नदी हम लोग गंडक नदी देख लेते हैं एक बार। गंडक नदी, इसका उद्गम कहाँ पे होता है? इसका उद्गम यहाँ नेपाल में होता है। गंडक नदी का उद्गम कहाँ पे होता है? नेपाल में होता है और ये पटना के पास में गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती हैं। ये कौन सा जगह है? ये पटना है, जानते होंगे आप लोग, बिहार की राजधानी पटना। और भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है। भारत में इसकी लंबाई 425 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। और इस नदी में काफ़ी सारे गोल गोल पत्थर भी पाए जाते हैं, इसकी पूजा की जाती है। और ये जो गोल गोल पत्थर पाए जाते हैं इसको शालिग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शालिग्राम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम लोग फिर से अगली नदी की बात कर लेते हैं। अगला नदी अब हम लोग देख लेते हैं एक बार सोन नदी को। सोन नदी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सोन नदी ये भी गंगा की सहायक नदी है और ये अमरकंटक की पहाड़ियों से इसका
उद्गम होता है, अमरकंटक की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। और ये भी पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है, पटना के पास में ये गंगा नदी में मिल जाती है यहाँ पर। और इसका लंबाई भारत में 780 किलोमीटर है और ये सिर्फ भारत में ही बहती है, याद रखना है। अगला नदी का बात किया जाए, अगला नदी हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सा नदी है, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को एक बार देख लेते हैं। नर्मदा नदी ये बिंद सतपुरा पर्वत श्रृंखला के मध्य से होकर बहती है। यहाँ पे सतपुरा पर्वत श्रेणी है, यहीं से सतपुरा पर्वत श्रेणी यहीं पर है और ये यहीं से इसका निर्माण होता है, याद रखना है आपको। अमरकंटक नामक स्थान से ये निकलता है और लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई से इसका उद्गम होता है और ये जाकर खंबात की खाड़ी में गिर जाते हैं। यहाँ पे खंबात का खाड़ी है, यहाँ पे जाकर ये मिल जाती हैं, याद रखना है। और इसका लंबाई 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर है। और इस नर्मदा नदी में एक धुआंधार जलप्रपात भी है, ये आपको याद रखना है। ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है, उसके एस्चुरी बनाती है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगला नदी देख लेते हैं। अगला नदी तापी नदी, इसको ताप्ती नदी भी कहा जाता है। इसका बात करते हैं। इसका जो उद्गम होता है कहाँ से होता है, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक बैतूल जिला है, यहाँ से ताप्ती नदी का उद्गम होता है, याद रखना है आपको। और ये भी सूरत के निकट ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। यहाँ पे सूरत नामक जगह है, यहीं पे ये जाकर लास्ट में गिर जाती हैं, याद रखना है आपको। अगला नदी देखते हैं। अब हम लोग दक्षिण भारत की नदियों को देख लेते हैं। दक्षिण भारत में भी काफ़ी सारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि महानदी है, तुंगभद्रा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी, ये सभी नदी को देखते हैं एक बार। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको मैप में। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के पास होता है। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबलेश्वर से ये निकलता है। महाबलेश्वर नामक जगह से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये आपको याद रखना है। और ये 1400 किलोमीटर लगभग बहकर फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1400 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ये बहती है और फिर जाकर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। कृष्णा नदी, इसकी कई सारी सहायक नदी भी हैं, जैसे कि तुंगभद्रा नदी, कोयना नदी, घाटप्रभा नदी, मूसी नदी, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी भी है, ये आपको याद रखना है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैली हुई है, याद रखना है आपको। अगला नदी देखते हैं। अगला नदी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कावेरी नदी। कावेरी नदी ये भी दक्षिण भारत का मुख्य नदी है और ये पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी जो श्रृंखला है वहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। और ये तमिलनाडु में एक कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। यहाँ पे मिल जाती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये कुडलूर नामक एक जगह है, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं और इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, 760 किलोमीटर है। 760 किलोमीटर है, किसकी लंबाई है, ये कावेरी नदी की, याद रखना है। और इसकी कई सारी सहायक नदी भी है, जैसे कि अमरावती है, अमरावती नदी, भवानी नदी, उसके बाद हेमावती नदी, उसके बाद काबिनी नदी, ये सभी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी हैं, ये आपको याद रखना है। और ये तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैला हुआ है। किसमें, तमिलनाडु में, कर्नाटक में और केरल में फैला हुआ है, याद रखना है आपको। एक प्रश्न आपको याद रखना है कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये कावेरी नदी पर है, याद रखना आपको। कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, याद रखना है। और इसे शिवसमुद्रम जलप्रपात के नाम से जाना जाता है और इससे काफ़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन होता है।
इसके बाद हम लोग गोदावरी नदी की बात कर लेते हैं। गोदावरी नदी, इसका उद्गम महाराष्ट्र के नासिक ज़िले में होता है, याद रखना है। और एक त्र्यंबक एक गांव है, वहाँ पे पहाड़ी से इसका निर्माण होता है। और ये भी जाकर कहाँ गिरती है, ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। और गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर है। और इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। और इसकी गोदावरी नदी की कई सारी सहायक नदी भी हैं। कौन कौन सी सहायक नदी हैं, इसकी सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, सबरी, पुरान, बैनगंगा। ये सभी गोदावरी नदी की सहायक नदी हैं, याद रखना आपको। कौन कौन सा बोला मैंने, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पूर्णा, बैनगंगा, ये सभी किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी हैं। उसके बाद हम लोग अगला नदी देखते हैं। हम लोग यहाँ पर महानदी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महानदी यहाँ आपको दिख रहा होगा। महानदी ये भी जाकर कहाँ पे गिर रही है, ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। और ये छत्तीसगढ़ के रायपुर ज़िले में यहाँ से उसका उद्गम होता है। छत्तीसगढ़ का जो रायपुर ज़िला है, यहाँ पर से सिहवा के समीप से इसका उद्गम होता है। और इसकी लंबाई है 851 किलोमीटर है। 851 किलोमीटर है, याद रखना आपको। महानदी की लंबाई 851 किलोमीटर है। और इसकी मुख्य दो सहायक नदी है। महानदी की मुख्य दो सहायक नदी है। पहला है ब्राह्मणी और दूसरा है वैतरणी। ब्राह्मणी और वैतरणी ये किसकी सहायक नदी है, ये महानदी की सहायक नदी है, आपको याद रखना है। महानदी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, याद रखना है आपको। बाकी के जो नदियां हैं और उनसे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, एमसीक्यू जो है, उसको हम लोग अगले प्रश्न में एमसीक्यू जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसको डिस्कशन करने वाले हैं। तो वो सभी एमसीक्यू जो होंगे वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि हम लोग लुसेंट बुक से कवर करने वाले हैं। तो वो सभी एमसीक्यू वाला जो वीडियो आने वाला है उसको भी आपको अवश्य देखना है। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी इसके पार्ट 2 में, जिसमें कि हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं। धन्यवाद।